आज के भारत में जब भी बड़े बिजनेस और बड़े पैसों की बात होती है तो सिर्फ सक्सेस की कहानी नहीं होती, साथ में पावर, पॉलिटिक्स और सिस्टम का भी जिक्र होता है। क्योंकि भारत जैसे देश में बिजनेस सिर्फ मार्केट से नहीं चलता, पॉलिसी से चलता है, अप्रूवल से चलता है और रिलेशनशिप से भी चलता है। कुछ लोग इसे डेवलपमेंट कहते हैं, कुछ लोग इसे फेवरेटिज्म बोलते हैं और कुछ लोग बस चुपचाप देखते रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ये सब उनके कंट्रोल से बाहर है। इसी बीच एक नाम बार बार सामने आता है, गौतम अडानी। एक ऐसा आदमी जो छोटे बिजनेस बैकग्राउंड से निकलकर इतनी तेज स्पीड से ऊपर गया कि सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया ने नोटिस किया। फोर्ब्स लिस्ट हो, ब्लूमबर्ग रिपोर्ट्स हो या इंटरनेशनल फाइनेंशियल न्यूज, हर जगह एक ही सवाल था, इतनी तेज ग्रोथ कैसे पॉसिबल हुई? पर जितनी तेज स्पीड होती है उतनी ही ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है। लोग पूछते हैं ये सब कैसे हुआ, सिर्फ मेहनत से या सिस्टम के सपोर्ट से भी? और यहीं से ये कहानी सिर्फ एक बिजनेसमैन की नहीं रहती, ये कहानी बन जाती है मॉडर्न इंडिया के ग्रोथ मॉडल की। गौतम अडानी का जन्म 24 जून 1962 को अहमदाबाद, गुजरात में हुआ। न कोई रॉयल फैमिली, न कोई इंडस्ट्रियल एम्पायर का हिस्सा, न ही कोई पॉलिटिकल लीनिएज। उनके पिता कपड़ों का छोटा सा बिजनेस करते थे, कपड़ा सप्लाई करना, लोकल मार्केट, लिमिटेड मार्जिन। ऐसा बिजनेस जिसमें सर्वाइवल ही बड़ी बात होती है। मिडिल क्लास घर, सिंपल लाइफस्टाइल, ज्यादा कंफर्ट्स नहीं पर डिसिप्लिन जरूर था। बचपन से ही गौतम अडानी ने देखा कि पैसा कमाना कितना मुश्किल होता है और पैसा संभाल के रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल। उन्होंने देखा कि अगर इनकम रुक जाए तो पूरी फैमिली पर प्रेशर आ जाता है। इसलिए शायद उनका फोकस हमेशा स्टेबिलिटी पर रहा। वो पढ़ाई में कोई टॉपर नहीं थे, स्कूल और कॉलेज बस एवरेज स्टूडेंट जैसे। कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़ दी। भारत में कॉलेज छोड़ना अक्सर फेलियर माना जाता है। लोग कहते हैं डिग्री के बिना कुछ नहीं होता, पर कॉलेज छोड़ना सिर्फ एक डिसीजन होता है। सक्सेस या फेलियर उसके बाद के एक्शंस डिसाइड करते हैं। यंग एज में गौतम अडानी ने घर छोड़ा और मुंबई चले गए। मुंबई उन दिनों भी सपनों का शहर था, पर यह शहर सपने सिर्फ उन्हीं के पूरे करता है जो रिस्क लेने को रेडी होते हैं। मुंबई में उन्होंने डायमंड ट्रेडिंग से शुरुआत की, फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम समझा, कस्टम्स, पोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स, सब कुछ ग्राउंड लेवल पर सीखा। वहां उन्होंने देखा कि कैसे एक छोटा सा डिले करोड़ों का लॉस करा सकता है और कैसे सही टाइमिंग लाखों का प्रॉफिट बना सकती है। कभी प्रॉफिट होता था, कभी लॉस, कभी पैसा होता था, कभी सिर्फ एक्सपीरियंस। पर एक चीज क्लियर थी, वो सिर्फ ट्रेडर बनकर नहीं रहना चाहते थे, वो सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते थे। और सिस्टम का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स, पावर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट। और यहीं से उनका लॉन्ग टर्म विजन शेप लेने लगा। 1990s का भारत एक ट्रांजिशन फेज में था। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। गवर्नमेंट को समझ आ गया था कि सब कुछ अकेला हैंडल करना पॉसिबल नहीं है, प्राइवेट प्लेयर्स को आगे लाना जरूरी है। यहीं से अडानी जैसे लोगों के लिए बड़े दरवाजे खुलने लगे। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना मुंद्रा पोर्ट। गुजरात गवर्नमेंट ने प्लान बनाया एक प्राइवेट पोर्ट डेवलप करने का जो इंटरनेशनल ट्रेड को बूस्ट करे। इस प्रोजेक्ट में रिस्क था, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना सस्ता नहीं होता, रिटर्न तुरंत नहीं आता, पर अडानी ने इसे सिर्फ बिजनेस नहीं, फ्यूचर की माना। उन्होंने लैंड एक्वायर की, कैपिटल लगाया और पॉलिसी फ्रेमवर्क के साथ काम किया। धीरे धीरे मुंद्रा पोर्ट ऑपरेशनल हुआ और धीरे धीरे ये भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट बन गया। इस पोर्ट ने अडानी ग्रुप को लॉजिस्टिक्स और ट्रेड पर कंट्रोल दिया। जब पोर्ट तुम्हारे पास होता है तो तुम डिसाइड कर सकते हो कौन सा कार्गो कब मूव होगा। यहीं से अडानी ग्रुप का एक्सपेंशन शुरू हुआ, पर यहीं पर सवालों का सिलसिला भी शुरू होता है। जिस वक्त मुंद्रा पोर्ट ग्रो कर रहा था, उसी वक्त गुजरात में बीजेपी की सरकार थी। गवर्नमेंट को चाहिए था फास्ट रिजल्ट्स, डेवलपमेंट का मॉडल दिखाना था, और अडानी को चाहिए था अप्रूवल्स, पॉलिसी स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म सपोर्ट। इस रिलेशनशिप को सपोर्टर्स डेवलपमेंट बोलते हैं, क्रिटिक्स इसे कॉर्पोरेट पॉलिटिकल क्लोजनेस बोलते हैं। सच ये है, ये एक गिव एंड टेक मॉडल था। गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट चाहिए था, अडानी को स्केल। धीरे धीरे अडानी ग्रुप पोर्ट से आगे बढ़ा, पावर सेक्टर में एंट्री हुई, कोल बेस्ड पावर प्लांट्स लगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बढ़ी, कोल माइनिंग का बिजनेस शुरू हुआ। इंडिया के बाहर भी कोल एसेट्स एक्वायर किए गए। फिर रिन्यूएबल एनर्जी का फोकस आया,
सोलर पार्क्स, विंड प्रोजेक्ट्स, ग्रीन एनर्जी कमिटमेंट्स। वही सेक्टर्स जहां फ्यूचर दिखाई देता है और जहां गवर्नमेंट का भी इंटरेस्ट होता है। अडानी ग्रुप हर उस जगह नजर आने लगा जहां पॉलिसी का डायरेक्शन जा रहा था। फिर आया एयरपोर्ट बिजनेस। देश के कई मेजर एयरपोर्ट्स एक ही ग्रुप के कंट्रोल में आ गए। नॉर्मल आदमी के लिए यह शॉकिंग था, इतनी सारी स्ट्रेटेजिक एसेट्स एक ही ग्रुप के पास। ऐसा एक्सपेंशन नॉर्मली डेकेड्स में होता है, यहां यह सब सिर्फ कुछ सालों में हो रहा था। इसका मतलब यह नहीं कि अडानी ग्रुप ने काम नहीं किया। मेहनत थी, एग्जीक्यूशन स्ट्रांग था, पर साथ ही साथ सिस्टम का सपोर्ट भी अनडिनाइबल था। 2022 तक अडानी ग्रुप की वैल्यूएशन आसमान छू रही थी। हर दिन नई हेडलाइंस, अडानी रिचेस्ट एशियन, अडानी फास्टेस्ट ग्रोइंग एम्पायर। एक वक्त आया जब गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। उन्हें भारत के डेवलपमेंट का फेस माना जाने लगा। पर सक्सेस के साथ रिस्क भी बढ़ता है। और फिर आया 2023। एक फॉरेन शॉर्ट सेलिंग फर्म ने अडानी ग्रुप पर सीरियस एलिगेशंस लगाए। मार्केट मैनिपुलेशन, अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज, ऑफशोर एंटिटीज और इन्फ्लेटेड स्टॉक प्राइसेस के सवाल। अडानी ग्रुप ने सब एलिगेशंस डिनाई किए, पर मार्केट सिर्फ स्टेटमेंट्स पर नहीं चलती, मार्केट कॉन्फिडेंस पर चलती है। जैसे ही डाउट आया, शेयर्स गिरने लगे, इन्वेस्टर्स पैनिक में आ गए। कुछ ही दिनों में बिलियंस ऑफ डॉलर्स पेपर पर वाइप आउट हो गए। पूरा वर्ल्ड देख रहा था कि भारत का सबसे पावरफुल कॉर्पोरेट एम्पायर कैसे हिल गया। इस मोमेंट पर एक बड़ा सवाल उठा, क्या इतनी तेज ग्रोथ लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल होती है, या फिर ये ग्रोथ सिर्फ तब तक चलती है जब तक सिस्टम का सपोर्ट होता है। गवर्नमेंट ने डायरेक्ट रिएक्शन कम दिखाया, इन्वेस्टिगेशंस की बात हुई, पर आज भी कोई फाइनल आंसर पूरी तरह से क्लियर नहीं है। टाइम के साथ मार्केट थोड़ा काम हुआ, फियर कम हुआ। 2024 में अडानी ग्रुप ने धीरे धीरे कमबैक किया, शेयर स्टेबल हुए, प्रोजेक्ट्स कंटिन्यू हुए। अक्टूबर तक अडानी फैमिली की नेटवर्थ लगभग 116 बिलियन डॉलर्स बताई गई। पर सवाल अब भी जिंदा है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ अडानी की नहीं है। ये कहानी है उस सिस्टम की जहां बिजनेस और पॉलिटिक्स अक्सर एक दूसरे से अलग नहीं होते। ये कहानी है उस डेवलपमेंट मॉडल की जहां ग्रोथ फास्ट होती है पर ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठते हैं। ये कहानी है उस कॉमन आदमी के लिए जो सिर्फ इतना जानना चाहता है कि क्या सिस्टम सच में सबके लिए सेम है। क्या अगर कोई और बिजनेसमैन बिना स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस के इतनी ही स्पीड से ग्रो कर सकता है, या फिर सिस्टम कुछ लोगों के लिए ज्यादा ओपन होता है। इस कहानी का कोई सिंपल आंसर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ये विजन और करेज का रिजल्ट है, कुछ लोग कहते हैं ये पावर और प्रॉक्सिमिटी का रिजल्ट है। सच शायद इन दोनों के बीच कहीं मौजूद है। और इसी बीच एक बात हम सब के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद आती हैं जो सिर्फ एंटरटेन नहीं करती बल्कि सोचने पर मजबूर करती हैं,